बजट को अनाउंस हुए 3 दिन बीत गए। अब देखिए, पहले एक खतरा सा मंडरा रहा था कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट के दिन मार्केट कितना वोलाटाइल होगा और इसके बाद के 2-3 महीनों में कितना वोलाटाइल होगा, क्या पता क्रैश ना हो जाए। इलेक्शन के रिजल्ट आके बीत गया। उस पर्टिकुलर डेट में तो काफी डिप आया था, मगर सेकेंड डे से मार्केट रिकवर हो गया। इसके बाद अगला बजट का एक महत्वपूर्ण घटना होनी थी। बजट के दिन जैसे ही कैपिटल गेन की अनाउंसमेंट होती है, बाजार एकदम से टैंक होता है, मगर क्लोजिंग आते आते बाजार रिकवर हो गया। आज तीसरे दिन हम जब बात कर रहे हैं, 80,600 पे सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। कल यूएस मार्केट्स काफी गिरे थे, मगर वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारे बाजार को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि अभी हमारा बिल्कुल गोल्डन फेज आ चुका है? अभी असेट एलोकेशन वगैरह की बातें खत्म करो, सब कुछ इक्विटी मार्केट्स में लगा दो। इक्विटी मार्केट्स में भी जो हाईएस्ट रिटर्न देते हैं रिस्कोमीटर पे, जब से टॉप के फंड है, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, फोकस इक्विटी फंड, उन सब में ही पैसे डाल दिया जाए। अब देखिए, थोड़ा इतिहास में अगर जाए, पन्नों को पलटा जाए, तो 2003 से 2008 तक, जनवरी तक लगातार मार्केट का ऐसा ही एक बुल रन चला था। उस समय भी भारत की फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर तभी एक यूएस में लेमन ब्रदर का क्राइसिस होता है, जिसका इंडिया से ज्यादा सरोकार नहीं था। मगर जैसे ही वो क्राइसिस होता है, उसके इम्पैक्ट के कारण हमारा बाजार भी 77% अगले 7 महीनों में क्रैश हो जाता है। और जब भी एक बाजार क्रैश हुआ है, उस समय का जो वातावरण होता है, उस समय की जो पैनिक का माहौल होता है, इसमें हम अक्सर गलतियां कर देते हैं। यही 2020 में भी हुआ, जब कोरोना का इम्पैक्ट आया। अचानक से कोरोना, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया के लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे, और 44% मार्केट 1 से 1.5 महीने में गिर गया, इतनी तेजी से गिर गया। जिन लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो कि जी 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट मार्केट गिरता है तो मुझे कोई घबराहट नहीं होती, मैं इस मार्केट को समझ चुका हूं, उन्हें मैं याद दिला दूं कि आज सेंसेक्स का बेस 80,000 का है, तो इसका 2% 1600 पॉइंट होता है। 1-2% मार्केट का तो नॉर्मल बिहेवियर है, इसको तो गिरना कहते ही नहीं है। तो अगर आपको ये देख के लग रहा है कि आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ गई है, तो आप गलत फहमी में है। मार्केट गिरना कहते हैं कम से कम 10%, और वो भी कंटिन्यूड, हर दिन मार्केट का गिरना, एक अखबारों में न्यूज आना, बहुत से लोगों की शहादत हो जाती है इसमें। तो शहादत किसकी होती है भाई? मार्केट तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है ना। स्टॉक मार्केट है, जिसके अंदर एक स्पॉट मार्केट है और एक F&O मार्केट है। आप देखिए, बहुत सारे लोग अभी सीधा F&O की ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डीमैट खोल के अपने आप शेयरों की खरीद बिक्री कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये जो अचानक से कोई अप्रत्याशित घटना होती है और मार्केट का इस पे जोरदार असर आता है मार्केट के ऊपर, तो इन लोगों की बलिदान होने शुरू हो जाते हैं। अखबारों की हेडलाइंस बननी शुरू हो जाती है कि फला आदमी बैंकरप्ट हो गया, फला आदमी दिवालिया हो गया, फला आदमी ने छत से कूद के जान दे दी क्योंकि उसके सिर के ऊपर काफी कर्ज आ गया था, उसका सब लूट चुका था। अब ये सारी जो शहादत की खबरें हैं, वो इन स्टंटबाजों की होती है, जो बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग या F&O की मार्केटिंग में लगे हुए हैं। मगर इससे घबरा के एक व्यक्ति जो एक म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश कर रहा है, वो भी घबरा जाता है, और वो पैनिक में आके अपने लॉस, जो नोशनल लॉस होता है उस वक्त का, उसमें अपने म्यूचुअल फंड्स को सबको सेल आउट कर देता है इक्विटी में, और परमानेंट लॉस कर देता है। और फिर अगले आने वाली 2-3 पीढ़ियों को मना करता है कि भैया ये सब बेकार है, अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखो, ये मार्केट का नाम भी मतलब। तो इन सब बातों का सार यही है कि जो असेट एलोकेशन है, जैसे न्यूटन के 3 सिद्धांत बदल नहीं सकते, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में जो असेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी है, उसको बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। अगर आपका एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, तो उसमें आप सेग्रीगेट जरूर करें कि इसमें इक्विटी का परसेंटेज कितना है और बॉन्ड का परसेंटेज कितना है। इसके बाद इक्विटी में आप जरूर देखें कि इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, फोकस इक्विटी, मल्टी कैप का परसेंटेज कितना है, क्योंकि ये रिस्कोमीटर पे सबसे टॉप के फंड है। आज अगर अपने म्यूचुअल फंड के
करंट परफॉर्मेंस को आप देख रहे होंगे तो यही फंड आपको सबसे ज्यादा मजा दे रहे होंगे, लुत्फ आ रहा होगा इनको देख के। मगर जैसे ही मार्केट में एक रिवर्सल साइकिल आएगी, कब आएगी मैं कह नहीं सकता, मगर कभी भी आ सकती है, कोई अप्रत्याशित घटना होने पे आ सकती है। मगर जैसे ही ये घटना आएगी तो ये फंड जो अभी सबसे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, ये सबसे ज्यादा गिरते हुए देखेंगे, और तब अपने खुद का बिहेवियर मैनेज करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करें। आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई प्राइम शूटर फंड्स हो जिसके रिटर्न आपको बहुत बढ़िया दिख रहे हो, 20%, 25% की XIRR देख रहे हो, तो अब ये भी देखें कि ऐसे फंड भी जरूर मौजूद हो जिनकी XIRR रिटर्न 10 से 12% ही दिख रही हो, क्योंकि इसका काम आपके पोर्टफोलियो को कुशन देना है। ये फंड बेकार नहीं है, ये कम रिटर्न वाले फंड नहीं है, बस इनका इक्विटी एक्सपोजर कम है, और इसी कारण जब मार्केट टैंक होगा तो यही वाले फंड आपको कॉस्ट एवरेजिंग करने में आपकी मदद करेंगे। अब सोचिए, एक क्रिकेट टीम जब मैदान में खेल रही है तो IPL खत्म होने के बाद एक बॉलर को उठा के कहते हैं कि तुमने रन नहीं बनाया। अरे भैया, बॉलर का काम तो बॉलिंग करनी है, विकेट कीपर का काम तो विकेट को बचाना है, उसका काम रन बनाना थोड़ी है। अगर एक क्रिकेट टीम में खाली बैट्समैन को हम भर्ती कर लेंगे तो क्या हमारी क्रिकेट टीम जीत पाएगी? सो एवरी फंड हैज इट्स ओन रिलेवेंस. Don't get very greedy in the current situation of the market. That's going to be fatal for your personal finance. Asset allocation को फॉलो जरूर करें।